हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एंड एज यू नो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 बेस्ड था आरएनए पर। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है आज का वीडियो लेक्चर, इसमें हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आरएनए आपको पढ़ाना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि आपको आरएनए की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और एक नज़र डालते हैं आज के की पॉइंट्स पर। आज आप सीखेंगे मीनिंग, ट्रांसक्रिप्शन क्या मीनिंग समझेंगे और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या इसमें कुछ खास बातें आपको याद रखनी है, ये हम सीखेंगे। सेकेंड है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हम सीखेंगे। देन टाइप्स ऑफ आरएनए, दोबारा से हम रिवाइज कर लेंगे इसे। फिर देन आपका ट्रांसक्रिप्शन जो यूकैरियोट्स में होता है एंड प्रोकैरियोट्स में होता है वो कैसे होता है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या एक दूसरे से क्या उसमें अलग सा है, यूकैरियोट्स में क्या अलग होता है प्रोकैरियोट्स से, और किसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होते हैं, ये सब आज इस वीडियो लेक्चर के अंत तक आप सीख जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग जानते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। ये आपकी जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक के है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या है आपका वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो यहाँ पर वर्ड आया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स जो आपका डीएनए का ये डबल हेलिक्स है, ठीक है, तो इसके जो दोनों हेलिक्स है ये दोनों से आरएनए नहीं बनता। ऐसा नहीं होगा कि ये इससे भी आरएनए बनेगा, इससे भी आरएनए बनेगा, ओनली वन स्ट्रैंड से ही आरएनए बनता है। अब वो कौन से वाले स्ट्रैंड से बनेगा ये हम वीडियो के जब आगे बढ़ेंगे तब आप लोगों को मैं बताऊंगी। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर इतना जानो कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं, वो दोनों के दोनों आरएनए नहीं बनाते हैं, ओनली वन स्ट्रैंड ही आरएनए बनाता है। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, दोनों क्यों नहीं बना रहे हैं? तो इसके पीछे दो रीज़न दिए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो रीज़न देखिए, तो रीज़न क्या क्या हो गया आपके। फर्स्ट रीज़न जो है इसमें, इस एनसीईआरटी कहती है कि जैसे आपका ये डीएनए है, अगर इसके दोनों, इसने भी आपका आरएनए बना दिया, इस वाले स्ट्रैंड ने भी आरएनए बना दिया, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो यहाँ पर देखिए, अब दोनों एक आरएनए भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या नहीं होंगे, तो ये आपका भी क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। फिर इससे बननी है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बननी है। तो जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो ये प्रोटीन को बनने से रोकेगा। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं बनने देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी कहती है, अगर आपका डबल हेलिक्स डीएनए जो दोनों स्ट्रैंड से अगर एक आरएनए ये बना, एक आरएनए बनेगा, ठीक है, जैसे आपके जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, यानी कि इससे अलग प्रोटीन अगर बनता है, इन केस इससे प्रोटीन बनेगा तो ये पी दूसरा टाइप का प्रोटीन बनेगा और इससे आपके अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा। मतलब दोनों स्ट्रैंड से दो आपके अलग अलग आरएनए बनेंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जब अलग अलग आरएनए हैं तो अलग अलग प्रोटीन भी तो बनेगा। अब अलग अलग प्रोटीन बनेगा तो ये फिर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के जो ट्रांसफ़र होगा उसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। ठीक है, क्या करेगा ये, कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र वाले मैकेनिज़्म में ये कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करेगा। तो ये दो रीज़न्स दिए हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, इसलिए ओनली वन जो आपका स्ट्रैंड है वही क्या करता है, आरएनए बनाता है। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड चीज़, आपका जो आरएनए होता है, जैसे कि आरएनए का जो फॉर्मेशन है इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल, जैसे डीएनए की डुप्लीकेशन में रूल फॉलो था कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ए का टी, जी का सी, सी का जी, टी का ए, वही रूल फॉलो होता है एक्सेप्ट थायमीन। ठीक है, यहाँ पर आपके थायमीन की जगह क्या होता है, आपका यूरेसिल होता है। जैसे आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, ये ए है, ठीक है,
आपका ये C G है, तो यहाँ पर जब जो RNA बनेगा तो A का T की जगह U बनेगा, C की जगह G, C की जगह G और G की जगह C। ठीक है, ये आपका बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। बस यहाँ पे थायमिन नहीं होता और रूल पूरा का पूरा वही फॉलो होगा कॉम्प्लीमेंट्री का जो DNA में फॉलो होता है। ओके, इज़ दैट क्लियर? समझ में आ गया? आई थिंक आपको ट्रांसक्रिप्शन की मीनिंग यहाँ पर कम्प्लीटली क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और ये क्यों वन स्ट्रैंड से ही होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए हम अपने सेकेंड की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यहाँ पर लिख देती हूँ यूनिट। ठीक है, सपोज अब आपका एक DNA का स्ट्रैंड ये है, एक DNA का स्ट्रैंड ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो आपकी पोलैरिटी है उसको भी लिखने का मेथड याद करा देती हूँ। हमेशा जो छोटा यानी कि 3 to 5 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। अब सेकंड वाला तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो 3 का यहाँ पे 5 प्राइम, ये 5 का 3 प्राइम। ऐसे आप याद रख सकते हो, ऐसे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा DNA और बड़ा बना देती हूँ मैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। ओके, ये DNA का आपका डबल क्या है, डबल आपकी स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पहचाननी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ, जो RNA है, DNA से जो RNA बनेगा, ठीक है, इसको कौन बनाएगा? इसको बनाता है RNA पॉलीमरेज। कौन बनाएगा? RNA पॉलीमरेज। ठीक है, और अगर इसकी मैं पूरी, अभी बनाता किससे है? अब RNA पॉलीमरेज RNA को बनाएगा, लेकिन किससे बनाएगा? इस DNA के वन स्ट्रैंड से ही तो बनाएगा। तो यानी कि किस पे डिपेंडेंट है? ये DNA पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, क्योंकि ये DNA से RNA बना रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। जैसे DNA से DNA जब रेप्लिकेशन हो रही थी तो वहाँ पे DNA से DNA बन रहा था, तब उसका नेम क्या था? उस एंजाइम का नेम DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पे RNA बन रहा है DNA से, सो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पर इसके कुछ रूल्स हैं, इसको आप अगर वो रूल आपको याद रहेंगे तो आप यहाँ पर आसानी से यूनिट समझ जाओगे। अब रूल्स क्या हैं देखिए, जो ये हमेशा रीड करता है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है कि इसको RNA जो बनाना है कहाँ पे से बनाना है, तो हमेशा जो ये रीड करेगा किस डायरेक्शन में करेगा? ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में रीड करता है। और जब पॉलीमराइजेशन करेगा, मीन्स जो ये RNA ऐड करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, करेगा, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। क्योंकि जब रीड इसको कर रहा है, जब उसको पता है कि इसको 3 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड्स बनाने स्टार्ट, मतलब इससे नीचे का इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, ठीक है, तो आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जब आपको ये पॉइंट याद रहेंगे, अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो एंजाइम है, ये एक जो एंजाइम है, ये किसको रीड कर रहा है? इसको रीड करेगा कि इसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि मेरे को कहाँ पर से जो आपका ये पॉलीमराइजेशन है कहाँ पे से करना है? ऑब्वियसली यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर वाला जो एरिया है, ये देखिए, ये जो एरिया है, जब उसने पहचान लिया कि भाई मुझे यहाँ पे से स्टार्ट करना है, तो इस एरिया को बोला जाता है प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब समझते हो ना, प्रमोट करना, स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये प्रमोटर है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमोटर वाला जो आपकी रीजन होता है, एरिया होता है, उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। इसे अप स्ट्रीम भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रमोटर का मतलब क्या है? यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। ओके, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब देखिए, यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो बनाते बनाते यहाँ पर आपका क्या करेगा? ये एंड करेगा। तो एंड जब करेगा तो जो आपका ये वाला रीजन है, सपोज वो यहाँ पर बनाना बंद कर देता है,
आरएनए बनाना बंद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस रीजन को बोला जाता है टर्मिनेटर। क्या बोला जाएगा? टर्मिनेटर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एंड हो गई है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड, ट्रांसक्रिप्शन एंड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। दैट मीन्स जब वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर बंद कर दे रहा है, तो जो बीच का रीजन है यहीं पे वो क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है। तो इस रीजन को कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन। ओके, अब यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ जो इसने रीड करा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जहाँ पर उसको आरएनए बनाना है, उस टेम्पलेट, उस स्ट्रैंड को बोला जाता है टेम्पलेट। क्या बोला जाता है? टेम्पलेट। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसे कहेंगे हम कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। आरएनए बनाने का काम कौन करता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये हमेशा रीड क्या करता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। जब इसने रीड कर लिया तो दैट मीन्स वही स्ट्रैंड क्या है? आपका टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब इसी को देख करके उसने यहाँ पर आरएनए बनाना है। उसका अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड हो जाएगा वो कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी आरएनए नहीं बनता है। सेकेंड चीज़, अब यहाँ पर जो आपका आएगा जहाँ से वो स्टार्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से 3 जो ये 3 का आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 5 प्राइम एंड है। तो इसका, क्योंकि यहाँ पे जो आरएनए बनेगा इसका 5 प्राइम एंड यहाँ से तो होगा, क्योंकि इसने 3 प्राइम एंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो यहाँ पर उसका 5 प्राइम एंड होगा। तो उसे कहा जाता है अप स्ट्रीम। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है जो 5 प्राइम एंड है आरएनए का, उसे अप स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। देन आपका यहाँ पर जहाँ पर वो आरएनए बनाना छोड़ देता है, तो 3 प्राइम एंड पे आरएनए बनाना छोड़ देगा, तो उसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और बीच का जो एरिया बचा है जहाँ पर वो टेम्पलेट की कॉपी करेगा, आरएनए बनेगा, उसे हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। आई होप एम आई क्लियर टू यू, ठीक है। आप लोगों को ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चीज़, अगर आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है ये ओनली कोड करता है 1 पेप्टाइड को, ठीक है। पहला क्या है आपका? कोडिंग फॉर ओनली 1 पेप्टाइड, देन हम इसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक इसे हम बोलेंगे, ओके। सेकंड, अगर जो कोडिंग होगी फॉर मैनी पेप्टाइड, उस केस में हम उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, उस केस में इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब यहाँ पर जो मोनोसिस्ट्रॉनिक की कंडीशन है वो मोस्टली होती है यूकैरियोट्स में, और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक की कंडीशन होती है वो होती है प्रोकैरियोट में। मीन्स बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। इज़ इट क्लियर टू यू? ठीक है, आपको ये यूनिट समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। आपको ये चीज़ें, अगर ये 2 चीज़ आपको याद रहेंगी, रीड और पॉलीमराइजेशन वाला आपको प्राइम एंड्स याद रहेंगे, तो पूरा का पूरा सब बेस्ड है उसी पे, याद रहेगा आपको, ठीक है। 1-2 बार अगर आप इसको बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अपने थर्ड उसमें चलेंगे, जो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ आरएनए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। ये एंजाइम को मैं नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि इसका ही काम है आरएनए बनाने का, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, क्या क्या होते हैं देखो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। एक आपका है
मैसेंजर आरएनए, दूसरा है आपका टीआरएनए और थर्ड है आपका आरएनए। ठीक है, अब इनके काम क्या है? तो जो आपका एमआरएनए है इसका काम होता है प्रोवाइडिंग टेम्पलेट, ठीक है। अब आपका जो टीआरएनए है उसका वर्क होता है आपका ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड जेनेटिक कोड, ये काम होता है आपका टीआरएनए का। थर्ड वन आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का जो काम होता है प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिकल रोल इन ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दो काम होते हैं आरएनए के। मीन्स ये स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिकल रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन मतलब जब आपका आरएनए बन जाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनना है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स आपके प्रोकैरियोट्स। तो यहीं पे मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो आपके 3 टाइप्स ऑफ आरएनए बनेंगे प्रोकैरियोट्स में, ये 3 के 3 जो आरएनए बनाने का काम करता है वो ओनली 1 एंजाइम के द्वारा ही किया जाता है, दैट इज़ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक ही एंजाइम यही 3 के 3 टाइप ऑफ आरएनए बनाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो 3rd टाइप्स ऑफ आरएनए जो आज का की पॉइंट था ये भी ख़त्म होता है। अब हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में। ओके, अब जैसा कि आपको पता है ये प्रोकैरियोट्स की सेल है। अब इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है और एक ही रीजन में जेनेटिक मटेरियल ऐसे करके होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टेप्स की। ठीक है, स्टेप्स यहाँ पर 3 होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप्स को हम कहते हैं, मार्कर काम नहीं कर रहा है, इनिशिएशन बोलते हैं फर्स्ट स्टेप को। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है उसे कहते हैं इलोंगेशन, एंड हमारा जो थर्ड स्टेप है उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। कहेंगे। ओके, चलिए, तो हम सबसे पहला स्टेप करते हैं जो है आपका इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। ठीक है, और आपका जो एंजाइम था, ठीक है, एंजाइम चलो यहाँ पे बना देती हूँ। पहले हम बना लेते हैं डीएनए। आपका ये डीएनए का डबल हेलिक्स है। ठीक है, ये आपका 3 प्राइम है, ये देखिए 3 प्राइम, ये आपका 5 प्राइम एंड, ये आपका 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। ओके ओके, फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं ये वाला, इनिशिएशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एंजाइम है, कौन सा? ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज, पी लिख दे रही हूँ, आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, आरएनए पॉलीमरेज है। अब इसको सपोज ये वाला प्रमोटर रीजन है। ठीक है, तो इसको जाना है यहाँ, तो ये ऐसे नहीं चले जाएगा, इसको कोई लेके जाएगा वहाँ। अब वो कौन लेके जाता है? इसको यहाँ लेके जाता है सिग्मा फैक्टर। कौन लेके जाएगा? सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो सिग्मा फैक्टर होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करता है प्रमोटर के साथ। ठीक है, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा आपका? आरएनए पॉलीमरेज प्लस प्रमोटर। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप है इलोंगेशन। तो आपका ये डीएनए था, ठीक है,
ये आपका 3 प्राइम एंड है, ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये आपका 5 प्राइम एंड और ये आपका 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पर आपका जो आरएनए था यहाँ पर था, ठीक है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है। तो सपोज़ यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ पर इलॉन्गेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, लंबा करना, ठीक है। आरएनए बनना स्टार्ट होगा, जैसे सपोज़ यहाँ पर जो सीक्वेंस है आपका वो ए जी जी सी सी ए जी है। तो देखो यहाँ पर आरएनए के 2 काम हैं। अब पहला काम क्या है, एक तो इसमें जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है उनको ऐड करता जाएगा, एक्सेप्ट टी, थायमिन नहीं करता, यूरेसिल आएगा, ठीक है, एक ही जगह टी नहीं आएगा, यू आएगा, बस इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, ये जो डीएनए का हेलिक्स है ना उसको भी ओपन करता है। तो इसके यहाँ पर क्या होंगे, 2 काम, एक तो ऐड न्यूक्लियोटाइड्स प्लस ओपनिंग हेलिक्स। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, अपने मन से नहीं कह रही हूँ मैं ऐसे ही। ये ओपनिंग हेलिक्स को भी ऐसे करके खोलता जाएगा और ठक 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 करके यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को भी ऐड करता जाएगा। अब कैसे ऐड करेगा, ए की जगह यू आ जाएगा, जी की जगह सी, सी जी जी यू 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 सी, ऐसे करके आपका ये आरएनए बनता जाएगा ये, ठीक है। तो ये इलॉन्गेशन मतलब आरएनए बन रहा है, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? ओके। अब हमारा थर्ड है टर्मिनेशन। अब आपका आरएनए बन गया है तो आपका डीएनए तो यही रहेगा ऐसे करके, ठीक है। ये आपका 3 प्राइम एंड और ये आपका 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पे आपका आरएनए बन चुका है। अब जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था, इसको यहाँ कोई ले जाने वाला चाहिए जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, उसी तरह से इसको बाहर लाने वाला भी चाहिए जिसे हम कहते हैं रो फैक्टर। क्या कहेंगे, रो फैक्टर, जो क्या करेगा, इसको यहाँ बाहर ले आएगा। कौन लाएगा, रो फैक्टर ले आएगा। एंड अब आपका, क्योंकि देखो यहाँ पर आपकी जो होल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको पता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्योंकि कोई न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है तो ये डायरेक्ट कहाँ बनेगा, ये साइटोप्लाज्मा में बनेगा। कहाँ एंट्री करेगा, ये साइटोप्लाज्म में एंट्री करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ साइटोप्लाज्मा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहली बात, यहाँ पर कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जैसे ही आरएनए बना वो डायरेक्ट एंट्री ले लेता है साइटोप्लाज्म में। सेकंड चीज़, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म भी नहीं होता है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरिया के केस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस हो वो साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, इसके केस में आपके जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन साथ साथ चलते हैं। ट्रांसलेशन, ये 2 प्रोसेसेस क्या होंगी, साथ साथ चलेंगे। ओके, समझ में आ गया ना, बहुत इजी है, ठीक है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे आपके जो 3 स्टेप है ना, सेम टू सेम यही रहेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है यूकैरियोट्स के केस में, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है इसमें कि जो आपके पहली बात तो 3 टाइप के जो आरएनए बनेंगे वो सिर्फ एक ही टाइप के एंजाइम से बनेंगे। एंड सेकंड चीज़, इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म भी नहीं होता है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर ये दोनों प्रोसेसेस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चलते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में, ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्सिटी हैं। मैंने कहा था मेथड वही है, फर्स्ट इनिशिएशन होगा सिग्मा फैक्टर आके, ठीक है, प्रमोटर में ऐड हो जाएगा, देन इलॉन्गेशन होगा, बिल्कुल ठक ठक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, उसको खोलता भी जाएगा, और थर्ड स्टेप टर्मिनेशन हो जाएगा, जो रो फैक्टर उस आरएनए पॉलीमरेज को बाहर ले आएगा। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो 3 टाइप्स के आपके आरएनए हैं वो 3 टाइप्स के एंजाइम अलग अलग बनाते हैं।
ठीक है, मीन्स लेबर डिवीज़न यहाँ पर होता है। क्या है देखो, पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपका, जो क्या है आपके आरएनए हैं, मीन्स आरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। ठीक है, ये जो 3 टाइप के आपके आरएनए हैं, उसमें तो प्रोकैरियोट की केस में ये तीनों आपके आरएनए पॉलीमरेज ही बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर आरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये पॉलीमरेज है। ठीक है, पी का मतलब पॉलीमरेज। उसी तरह से एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और आपका टीआरएनए कौन रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। पहली कॉम्प्लेक्सिटी ये है आपके उसमें, जबकि उसमें एक ही पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज बना रहा था तीनों टाइप के आरएनए को, लेकिन यहाँ पे तीनों टाइप के आरएनए को अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज बना रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे इंटरप्शन होता है। देखो यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं पढ़ा रही मैं, यहाँ पे इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड आपका टर्मिनेशन। यहाँ पर जब एंड सेकंड चीज़, एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि आपका ये यूकैरियोट्स की सेल है, तो आपको पता है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये सारी प्रोसेस हो रही हैं, बाहर नहीं हो रही है। साइटोप्लाज्म कहाँ है आपका, यहाँ है, तो न्यूक्लियस के इनसाइड तो न्यूक्लियस हो रही है ये प्रोसेसेस। ठीक है, तो आपके देखिए जब टर्मिनेशन से यहाँ आपका क्या आ गया है, ये आरएनए आ गया है। ठीक है, आरएनए जो बन गया है, तो यहाँ पे इंटरप्शन क्या होता है, सेकंड यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है आरएनए। तो यहाँ पे इंटरप्शन क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बीच बीच में एक्सॉन होते हैं एंड इंट्रॉन होते हैं। जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये एक्सॉन्स हैं, जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये इंट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो इंट्रॉन्स होते हैं ये नॉन कोडिंग होते हैं। क्या होंगे, नॉन कोडिंग, यानी कि किसी को कोड नहीं करेंगे। अब भाई जब भी किसी को कोड ही नहीं करेंगे, इनकी ज़रूरत क्या है हमें, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, तो 2 कॉम्प्लेक्सिटी आपने पढ़ ली। तो यहाँ पर देखो ये कैसा बनाएगा, ये बना लेता है कुछ इस टाइप से, ये जो ब्लू वाला है ना ऐसे मोड़ लेगा, ये अपने आप को ऐसे करके मोड़ लेगा। तो ये ब्लैक वाले क्या बचेंगे आपके, एक्सॉन ही बचेंगे। अब यहाँ पर देखो होती क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स। क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्या मतलब बदलाव आ रहा है। तो पहला क्या हो रहा है आपका, स्प्लाइसिंग। क्या हो रहा है, पहले स्प्लाइसिंग कौन करता है आपके, ये चीज़ याद रख लेना, स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम क्या करेगा, ये क्या करेगा आपका, जो ये चीज़ है वो इनको अपने साथ बिल्कुल ऐसे करके आएगा, ले जाएगा। ठीक है, स्प्लाइसिंग मतलब इनको अलग कर देना। तो स्प्लाइसियोसोम क्या करेगा, स्प्लाइसियोसोम आपके इनको जो इसने एक्सॉन ऐसे बना लिए, लूप जैसे जो बना लिए, उनको रिमूव करके ले जाएगा। क्या करेगा ये, रिमूव इंट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। देन आपके पास क्या बचा, ओनली एक्सॉन ही तो बचा अब जो कोडिंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बच गया, ओनली यहाँ पर सपोज एक्सॉन बच गया। अब इसको आना है बाहर, आना है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है आरएनएज। अब आरएनएज क्या होते हैं, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। जैसे ही आरएनए बाहर आएगा ये तो इसको खा जाएगा। ठीक है, मीन्स इसको अब ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन करनी है जिससे ये आरएनए इसको पहचान ना सके और ये बच जाए और बाद में अपना सिंथेसाइज का प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड चीज़ क्या होती है, कैपिंग। ठीक है, कैपिंग हमेशा आपके जो होगी वो 5 प्राइम एंड पे होगी। ठीक है, जैसे आपका कोई डीएनए, आपका ये आरएनए जो बना है आपको पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड बनता है, तो कैपिंग हमेशा कहाँ होगी, 5 प्राइम एंड पे होगी। तो जैसे ये आपका आरएनए था, ये आरएनए है, तो यहाँ पर ऐसे कैपिंग हो जाएगी ये। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ होती है आपकी टेलिंग। टेलिंग हमेशा 3 प्राइम एंड पे होगी। ठीक है, वो यहाँ पर होगी। तो अब आपका आरएनए ऐसे बन गया।
अब लास्ट चीज़, जो कैपिंग होती है वो किस चीज़ से होती है? तो कैपिंग आपकी होती है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट की होती है कैपिंग, ठीक है। अगर टेलिंग की बात करें, ये होती है एडिनाइलेट रेसिड्यू की, ठीक है, समझ में आ गया। अब जब कैपिंग हो गई, अब ये बाहर आएगा आपके, जिससे आपका आरएनए जिसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, देन अब ये आपका रेडी है फॉर ट्रांसलेशन। तो आई होप आज का होल वीडियो लेक्चर आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आया हो। ट्रांसक्रिप्शन बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग अगर आपकी सही रहेगी तो एंड भी आई होप सही रहेगा, ठीक है। तो आप 2-3 बार जब इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं कभी नहीं, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।